ठीक है लोमस, आपने लोगों से बात करी, सभी लोग अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली से हम लखनऊ चलते हैं। राघवेंद्र के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। राघवेंद्र, देखिए सीधे तौर पर 23 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है और मोदी सरकार के इस कदम से लोगों में कितनी खुशी है वो दिख भी रहा है। यानी कि मिनिमम 10 साल आपको नौकरी करनी होगी और फिर पेंशन 10,000 रुपए आपकी कंफर्म है। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, कितना लंबा इंतजार पूरा हुआ और मोदी के इस कदम को कैसे दिख रहे हैं? देखिए, मेरे साथ कुछ सेंट्रल एम्प्लॉई ही हैं, यानी कि डाक विभाग के, पोस्टल डिपार्टमेंट के सेंट्रल एम्प्लॉई हैं जो केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल यह फैसला लिया कि जो पेंशन स्कीम जो रुकी हुई थी, यानी नए नाम से आई है, लेकिन वह पेंशन स्कीम जारी होती है। कहते हैं कि इन लोगों के बुढ़ापा के मेन सहारा होता है, वह एक लाठी होती है और जो एक बहुत ही ज़्यादा इनके लिए लाभदायक होती है। वो स्कीम शुरू हुई है। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम आप लोगों के लिए दी है, पेंशन स्कीम जो शुरू की है, कैसे आप देखते हैं? हम लोग के लिए या समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्षों से मांग भी आप लोग कर रहे हैं, बीच में बंद हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार का ये प्रयत्न रहा कि दोबारा फिर इसको चालू किया जाए और लोगों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे सर, किस तरह की राहत मिली है? अरे बहुत बड़ी राहत है। आप समझ लीजिए कि इससे बहुत लोगों में बहुत नाराजगी थी सरकार के खिलाफ। फिलहाल इस सरकार के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही कहते हैं बुढ़ापा बहुत बड़ा सहारा होती है पेंशन। हाँ, बुढ़ापा बहुत ही बड़ा सहारा होता है। इतनी सेवा देने के बाद आदमी को जो है ये सब पेंशन बहुत ज़रूरी होती है सर, सबको मिलती है। तो 60 साल हम सेवा करते हैं, उसके बाद जो है बेसहारा हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा बहुत दुख था की बात है। काफ़ी वर्षों से भाई साहब इसके लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे एनपीएस की बात हो, लेकिन अब गवर्नमेंट जो नई स्कीम आप लिए लाई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? सर देखिए, हम लोग का मांग तो पुराना पेंशन स्कीम ही है, लेकिन ये है कि ये जो पेंशन आई है, कल जो घोषणा किया गया कैबिनेट में, कुछ मरहम लगाने का काम करेगा, लेकिन हम लोग का मांग ओल्ड पेंशन ही है और वही बेस्ट है। बाद में कि ये है कि कुछ न कुछ राहत देने का काम किया गया है मोदी जी सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो गवर्नमेंट का जो कदम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लेके आए हैं, ये इसका स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन जो मांग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की ही रहेगी, क्योंकि इसमें एनपीएस से कुछ बेटर है, लेकिन ओपीएस के बराबर नहीं सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ये जो हो सकता है कि इसमें और सुधार हो भविष्य में धीरे धीरे और ओपीएस के जैसा ही व्यवस्था मिल जाए। ये तो अभी शुरुआत है, इसका तो वेलकम मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में यही कहना चाहेंगे, अभी तो सिर्फ ये एक प्रेस रिलीज है। जब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आए तब इसकी शर्तें सारी पता चलें और सारी जो कंडीशंस हैं वो जब पता चलेंगी तभी इसके बारे में प्रॉपरली कहा जा सकता है। अभी गजट भी नहीं रिलीज़ किया गया है, तो सारी शर्तें अभी इस बारे में नहीं पता हैं कि क्या रहेंगी। और जितना अभी तक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चला है उसमें यही है कि ये एनपीएस से बेटर है। केंद्रीय मंत्री ने पूरी तरह से घोषणा किया है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसको लेकर। नहीं, देखिए बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जो कि एक बार में नहीं समझाए जा सकते। क्या कहेंगे, आप भी एक युवा हैं और आप भी आपको पेंशन मिलेगी तो कैसा लगेगा आपको? जी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा है, इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे? जी हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा स्कीम जी, अच्छी तो स्कीम है। देखिए, हालांकि स्वागत तो सभी ने किया है, पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, मोदी सरकार लाई है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि इसमें अभी और लाभ देने की आवश्यकता है, ओपीएस जैसे स्कीम की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं वो इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी अब पेंशन की भी गारंटी, क्योंकि पहले से बेहतर प्रावधान किए गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में आखिरकार अंतर क्या है। देखिए, ओपीएस में आखिरी वेतन की 50% पेंशन का प्रावधान था और एनपीएस में निवेश के आधार पर पेंशन का प्रावधान है। तो वहीं यूपीएस की अगर बात करें तो आखिरी वेतन की 50% पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है। ओपीएस में सिर्फ सरकारी कर्मचारी शामिल थे, वहीं सरकारी निजी कर्मचारी शामिल एनपीएस में किए गए हैं। तो वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और अंतर आपको बताते हैं। ओपीएस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी शामिल, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि हम इनके बीच का अंतर आपको समझाने की कोशिश करें। कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है, ओपीएस में यह प्रावधान था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी का 10% योगदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का 10% का योगदान रखा गया है। ओपीएस में सरकार करती थी सारा योगदान, तो वहीं एनपीएस में सरकार देती है 14% का योगदान। वहीं यूपीएस में जो प्रावधान किया गया, सरकार अब 18.5% का योगदान देगी, यह प्रावधान किया
गया है। ओपीएस में डियरनेस रिलीफ का प्रावधान था, डियरनेस रिलीफ का प्रावधान एनपीएस में नहीं है, तो वहीं यूपीएस में डियरनेस रिलीफ का प्रावधान होगा। यह प्रावधान इसमें किया गया है। ये तीनों का अंतर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों बेहतर है। ओपीएस में 20 साल नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान था, एनपीएस में रिटायरमेंट पर 60% एकमुश्त राशि और बाकी 40% पेंशन के लिए फिक्स किया गया है। तो वहीं यूपीएस में 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन का प्रावधान दिया गया है, यानी फाइनेंशियली सरकारी कर्मचारियों को सिक्योर किया गया है मोदी की इस स्कीम के चलते। बिल्कुल। और दिल्ली से लोमस हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके साथ वो सरकारी लोग भी हैं जो कि नौकरी करते हैं सरकारी विभाग में। लेकिन लोमस, एक और बड़ी खबर ये है कि 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इनके पास विकल्प है ओपीएस, इसके अलावा यूपीएस और एनपीएस को चुनने का, यानी कि किसी को भी चुन सकते हैं और बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। लोगों का क्या कहना है, जरा सुनवाइए। बिल्कुल प्रियंका, मैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि इस पेंशन स्कीम को लेकर के लागू करवाने के लिए बड़े एक आंदोलन को इन्होंने खड़ा किया था, उस आंदोलन का ही कल फल मिला है इन्हें, और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कितने खुश हैं आप लोग। लगातार ही सरकार पे आप दबाव बना रहे थे और सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। सर, खुशी तो इतनी है कि पूछिए मत। लगातार 20 सालों से हमारे महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा जी लड़ाई लड़ रहे थे तमाम कर्मचारियों के लिए। सिर्फ रेलवे कर्मचारी नहीं, सरकार के भारत सरकार के 23 लाख लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो आज खुशी मना रहे, क्योंकि जो कल फैसला हमारे महामंत्री जी ने दिलवाया है एनजीसी के माध्यम के तहत, वो बहुत खुशी का पल है, ऐतिहासिक खुशी का पल है, बहुत ऐतिहासिक पल है। 2004 में भी जो रिटायर हुए थे उनको भी ये पेंशन का स्कीम का लाभ मिलेगा, उनको एनपीएस चुनने का भी लाभ मिलेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम में भी चुनने का लाभ मिलेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, जो रिटायरमेंट हो गए उन कर्मचारियों के लिए भी, और जो पहले न्यू पेंशन स्कीम के उसमें आ रहे थे उन लोगों के लिए भी। निश्चित ही एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत है, जो एक सेंट्रल कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी को एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा, एक संजीवनी का योगदान करेगी। निश्चित ही बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी। एक बुजुर्ग के लिए, एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है उसके लिए एक अहम चीज होता है वो पेंशन। पेंशन के बाद ही वो, अगर उसको कोई बीमारी होती है वृद्धा में, तो वो पेंशन ही होती है जो उसको संभाल सकती है, और उसी पेंशन को लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, बात यह है कि पेंशन जो है वो सिर्फ बीमारी और ये सब चीज़ें नहीं है। पेंशन एक इज्जत है, पेंशन एक आदर है, पेंशन समाज में और घर में एक इज्जत का स्थान देने का काम करती है। ये 4,000-5,000 रुपये न्यू पेंशन स्कीम में लोग लेकर घर जा रहे थे, वो रिटायरमेंट के बाद में बिना मौत के ही मर जा रहे थे, वो बिल्कुल अपने बच्चों के। बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी। बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी बहुत खुश है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोमस आपका भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आप बात करते हैं कि आखिरकार कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और सच से जल्द उठेगा पर्दा। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको कोलकाता आरजीकर अस्पताल से बताते हैं, जहां पर सीबीआई की एंटी करप्शन टीम जो है वो जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त टीम मौजूद है जहां पर जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप है इस अस्पताल को लेकर। कहा जा रहा है कि जो बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष है अब वो कटघरे में आ चुके हैं, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। संदीप घोष के करीबी देवाशीष के घर पर भी पहुंची और ऐसे में 15 वो ठिकाने चिन्हित किए गए हैं जहां पर एक एक करके सीबीआई की टीम पहुंची है, छापेमारी की गई है। लेकिन आरजीकर अस्पताल के एडमिन ब्लॉक की जांच चल रही है। और इस बीच चाहिए अब बात करते हैं सीबीआई का छापा, संदीप फरार। आपको बता दें संदीप घोष के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और यह बताया जा रहा है कि वहां पर एंटी करप्शन केस को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की टीम पहुंची है संदीप घोष के यहां। आरजी के मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की जांच तेज हो गई है। संदीप
घोष के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट घर में मौजूद है। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा पड़ा है करप्शन केस में। कल सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ दर्ज किया था केस। और कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष का कल पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अब करप्शन केस में भी संदीप घोष का से पूछताछ होगी और आपको बता दें बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आरजीकर अस्पताल की जांच चल रही है। संदीप घोष और उसके करीबियों के घर पर भी रेड पड़ रही है, जिसमें देवाशीष का नाम मुख्य तौर पर आया है, जो कि आरजीकर अस्पताल की फॉरेंसिक टीम में काम करता था। उसी विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिली भगत है डॉक्टरों की, जिन्होंने मिलकर घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। तो एक तरफ कोलकाता रेप कांड में लगातार पूछताछ। हमारे साथ सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, 15 जगहों पर आप बता रहे थे कि रेड का सिलसिला बना हुआ है। संदीप घोष कहां है? एक तरफ कोलकाता रेप कांड जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ और अब करप्शन केस भी।